हेलो, नमस्ते। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आज कोई ठंड के लिए कोई अच्छा सा पॉइंट बता दो, बहुत ठंड हो रही है। कौन कौन कह रहा है? मोनिका मोनिका बिकॉज मोनिका सर जी। मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है और मेरे हाथ पैर भी बहुत ठंडे रहते हैं। दिल्ली से है ना मोनिका जी आप? हाँ हाँ जी, दिल्ली से सर। नहीं, मैं सोच रहा था एक्चुअली मैं कल ही एक ये करने वाला था छोटा सा। मैं भेजता हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए भेजता हूँ। हम्म, पैरों में ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो देर इज अ पॉइंट, एल्यूस, सॉरी, K7 करके पॉइंट है। हाँ, K7 पॉइंट पे नहीं सिर्फ सर, मुझे एक्चुअली ठंड लगती ज्यादा ही है और हाथ पैर मेरे ना नॉर्मली ठंडे रहते हैं, मतलब विंटर्स में भी ठंडे ही रहते हैं पूरे हाथ पैर, तो ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है। विंटर्स के अलावा भी ठंडे रहते हैं आपके हाथ? हाँ रहते हैं सर ठंडे, विंटर्स में तो स्पेशली रहते हैं। वैसे मतलब समर सीजन में गर्मी भी मतलब एक्सट्रीम की लगती है और ठंड भी एक्सट्रीम की लगती है। पैर भी ज्यादा ठंडे रहते हैं? पैर भी रहते हैं सर ठंडे। चलिए ठीक है। पैरों के लिए ठंडा, पैर अगर ठंडे रह रहे हैं तो उसके काफी सारे अलग अलग रीजन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रीजन समझना होगा क्या कारण है। सिर्फ ठंड में अगर ठंडे है, ठंड के कारण अगर ठंडे है, तो उस इसमें आप K7 पे एक रेड डॉट लगा लेंगे तो वो भी काफी असरदार होगा। उसके अलावा भी आपको ये समझना होगा कहीं बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी इशू, लोअर बैक में कोई भी इशू है, ये सारी चीजें और काफी सारे रीजंस है पैर ठंडे आपके नहीं रहने चाहिए। ठीक है। विंटर्स में तो सर ज्यादा ही रहते हैं, बाकी टाइम पे हम्म तो नहीं होते थे, लेकिन विंटर्स में तो रहते ही रहते हैं। विंटर्स में हाथ विंटर्स में पैर सबके बिल्कुल पैर ठंडे। ठंडे पड़ेंगे। विंटर्स में सबके पैर ठंडे पड़ेंगे, लेकिन ठंडा पड़ना अलग होता है पैरों का, और जमना, चील हो जाना, जिसे चिलिंगनेस कहते हैं हम। सो इफ इफ योर फीट्स आर चिलिंग ना, तो वो अलग हो गया। तो अगर उतने ठंडे पड़ रहे हैं तो वो थोड़ा ये है। और उस इसमें भी, इवन उस इसमें भी पैर ठंडे पड़ना एक सिम्टम है। देखिए, यहाँ से आप सीखते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सीखते हैं कि पेशेंट आपको क्या बता रहा है और आपको क्या डायग्नोस करना है, राइट? जैसे अभी आपने बताया पैरों में बहुत ठंड होती है, पैरों में बहुत ठंड होती है, तो ये बता रहा है कि देयर इज समथिंग, कुछ तो है ऐसा जो इफेक्ट कर रहा है काफी ज्यादा। ठीक है। और ये सिम्टम है, ये सिम्टम अभी का नहीं है, ये सिम्टम ये है कि आगे चल के कौन कौन सी चीजें उस वहां पे हो सकती है। माइट भी आप अभी सारे टेस्ट भी करा लो, आप शुगर का या थायराइड का या बाकी की चीजों का, वो चीज वहां पे आपको नहीं दिखे, शायद नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल फाइंड दैट वो चीजें कहीं ना कहीं मिल गई हैं। और तब हम सोचेंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो ये यहीं से शुरुआत होती है। हाई बीपी एक दिन में नहीं होगा, शुगर एक दिन में नहीं होगी, थायराइड की तकलीफ एक दिन में नहीं होगी। ठीक है। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है आपकी, जो पैर वगैरह हैं, यहाँ पे जो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है जो नहीं प्रॉपरली हो पा रहा है, एक दिन में नहीं होगा। ये धीरे धीरे ब्लॉक होते हैं। इसके धीरे धीरे रीजन होते हैं, खून का गाढ़ा होना, नसों का सिकुड़ना, काफी सारी चीजें हैं। तो ये हर एक चीज, ये फ्यूचर में आने वाली, आज से 10 साल बाद आपको कौन सी चीज तकलीफ दे सकती है, अभी आपको सिम्टमाइज कर रहा है। और ये मैजिक है, मैजिक नहीं, मैं कहूंगा ये साइंस है, ये पढ़ाई है आपके एक्यूप्रेशर की, ये पढ़ाई है आयुर्वेद की। ठीक है। इसको कहते हैं हम एशियन ट्रेडिशनल चीजें, कि आप उस चीज को बच्चा पैदा होते ही हम उसकी क्यों कुंडली वगैरह निकालते हैं, या आप शादी के इसमें वगैरह आप वहां पे भी कुंडलियों को मैच करते हैं। वहां पे क्या मैच किया जाता है? आपके बिहेवियर्स को मैच नहीं किया जाता, या जो आपके गुण हैं, ये है वो है, वो सारी चीजें भी क्या है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, उसमें भी देखा जाता है।
कि सेम सेम दोष प्रवृत्ति वाले होंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएंगे, बराबर है। तो एक प्लस एक माइनस रहेगा तभी वो रहेगा। एक शांत रहेगा, एक भड़का हुआ है, दूसरा शांत है, एक के भड़कने पे तभी वो चीजें वहां पे रुकेंगी, वो रिलेशन स्टैंड कर पाएंगी, ये सारी चीजें देखी जाती। तो उसी तरह बच्चा पैदा हुआ, आपने उसके सारे ये किए तो कौन से इसमें पैदा, अब वो नक्षत्र वगैरह आई डोंट नो अबाउट दोज ऑल थिंग्स, लेकिन एज पर द एक्यूप्रेशर, टाइम एक्यूप्रेशर करके होता है, टाइम एक्यूपंक्चर कहते हैं, टाइम एक्यूप्रेशर कहते हैं उसे। आप जब उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, आप उसके थ्रू जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी विशेष दिन पे, किसी विशेष तारीख पे, विशेष समय पे, विशेष मौसम होता है, हर एक एनर्जी का अपना अपना है। उस समय पे भी आप डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर जाके इनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी की बर्थ डेट पूछ के, या हम एक ये करते हैं कि कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही हो तो प्रॉब्लम स्टार्ट कब हुई। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर पैरालिसिस का पेशेंट आता है कोई आपके पास, पैरालिसिस का पेशेंट आता है और वो अगर आपको बताता है कि हाँ मुझे पैरालिसिस हुआ है, उस पेशेंट को एक्यूरेटली पता है कि उसको कब, कौन से दिन, कितने बजे अटैक आया था। तो उसकी उस जानकारी की मदद से, उसने दी हुई उस जानकारी के मदद से, उस जानकारी के हेल्प से आप टाइप एक्यूपंक्चर को यूज करते हुए उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बहुत इफेक्टिव और बहुत फास्ट ट्रीटमेंट्स होती है। मेरे पास एक पेशेंट थी यहीं पे पूना में, पूना का एक काफी बड़े लोगों में गिना जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो नगर सेवक होते हैं, हम्म, क्या कहेंगे इसे हिंदी में, क्या कहेंगे नगर सेवक को, या इंग्लिश में? काउंसलर्स वगैरह। Municipality. हाँ Municipality, sir. काउंसलर्स। हाँ, काउंसलर्स वगैरह वैसे कह सकते हैं। तो उनके माता जी को पिछले 9 साल से, अभी वो केस हुए 6 साल हो गए, जब हम उनके यहाँ गए थे तो उस समय पे 9 साल पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था, और उसके बाद से वो ऑन बेड थी और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, जैसे फर्स्ट डे थी वैसे ही 9 साल से वैसे ही थी। काफी सारे नौकर जाकर संभालने के लिए, सब करने के लिए थे वहां पे उनके पास, काफी सारी चीजें की उन्होंने, बहुत सारे तरीके के रेमेडीज वगैरह सब कुछ चेंज ये करके देखा, लेकिन इफेक्ट ऐसा कहीं नहीं मिला उन्हें। तो जब हमने उनका एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उनके पास ये एक सबसे अच्छी बात थी, उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम, और हर एक चीज उनके पास काफी क्लियर थी। मतलब जब उनकी स्टोरीज सुनी तो उन्होंने जो स्टोरीज बताई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट से, उसके बीमारी के बारे में ध्यान से सुनना, ये सबसे बेस्ट काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग काउंसलिंग डजंट मीन्स दैट कि आपको कुछ बकवास करते रहनी है और सामने वाले को सुनना है। काउंसलिंग का एक हिस्सा ये भी होता है कि लेट स्पीक, सामने वाले को बोलने दीजिए, और आप अच्छे से सुनिए सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है। उसमें बहुत सारी चीजों को बिना पूछे, बिना बताए आप समझ लेते हैं, वहां से काफी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है। सो उन्होंने बताना स्टार्ट किया, और उसमें हमें वो डे, मतलब प्रॉब्लम्स तो सारे सॉल्व हो ही गए थे, रिपोर्ट्स वगैरह देखे उनके, बाकी की उनका डिटेलिंग जो दी उन्होंने, लेकिन जो समय उन्होंने बताया, एक्यूरेट समय, मतलब उनको लिटरली उनकी माताजी को पैरालिसिस कब आया था, उसका डे, दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी, कितने बजे हुआ था, क्या इंसिडेंस था, क्या कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड पे हुआ था, लिटरली यहाँ तक उनको ये था। वो जब अटैक आया तो वो गिरते समय कैसे गिरी, आगे की तरफ गिरी, पीछे की तरफ गिरी, लेफ्ट में गिरी, राइट में गिरी, या जगह पे गिर गई, इससे भी डायग्नोसिस होता है। किसी व्यक्ति को चक्कर आ गई है, कोई मूर्छित हो गया है, किसी को चक्कर आ गई है, तो वो मूर्छित होते समय, वो चक्कर आते समय, वो वर्टिगो आते समय, वो व्यक्ति, शरीर उसका किस तरफ गिर रहा है, लेफ्ट साइड में गिरते जा रहा है, राइट साइड में गिर रहा है, सामने की तरफ गिर रहा है, पीछे की तरफ गिर रहा है, ये सारी चीजें भी बहुत कुछ डायग्नोस करती है, और ये इम्पोर्टेंट है उतना।
एक एज अ थेरेपिस्ट आपको ये सारी चीजें जाननी है, ठीक है, अभी नहीं, काफी दूर है ये सब चीजें, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि इवन यूर बिगिनर, इवन यूर मास्टर, पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपको उनका डायग्नोसिस करना पड़ता है। क्योंकि आप थेरेपिस्ट है, इसलिए मैंने आपको ये पूछा कि आपको थायराइड या बाकी की कोई चीजें तो नहीं है, नहीं है, वेल एंड गुड, टचवुड, भगवान करे ऐसे ही रहिए आप। लेकिन अगर ठंड इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही है तो ये आने वाले इन चीजों के लक्षण हो सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, वो तो हम 20 दिन में कैसे इन सारी चीजों को हटाना है, लाइफस्टाइल को कैसे सुधारना है, क्या खाना पीना है, कैसे करना है, उन सारी चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे। और उसमें से अगर आप 10% भी कर लेते हो तो आप इन फ्यूचर में आने वाली काफी सारी बीमारियों को आप रोक सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए तो क्या करेंगे आप, पैर ठंडे पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं, तो उसके लिए K7 पे एक रेड डॉट लगाएंगे। ठीक है, K7 पे रेड डॉट कहाँ लगाएंगे, दिखा देता हूँ मैं। कई लोग तो इट्स लाइक आप थोड़ी देर रजाई में या क्विल्ट में बैठ गए तो आपके पैर थोड़े से गर्म हो जाते हैं। मुझे तो सर बैठे बैठे ही इतनी देर हो जाएगी, बट स्टिल वो ठंडे के ठंडे ही रहेंगे, राइट। और बहुत टाइम बाद जाके वो फिर थोड़े से वार्म होने स्टार्ट होंगे। तो ऐसा सीन है। नहाने जाते हैं, पैरों पे गर्म पानी लेते हैं तो पैरों में नमनेस होता है, झुनझुनी आती है। हाँ, आती है। बराबर तो है। ऐसे लगता है ठंडे ठंडे फील हो रहे हैं, और मतलब गर्म नहीं लग रहे हैं, अंदर से ठंडक ही लगती है। नहीं तो आपको वो पॉइंट का जरूरत है। एक मिनट दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उसे करना है, जस्ट होल्ड ऑन। और किसी को कोई दिक्कत? सर खाना खाने बाद तुरंत एक्यूप्रेशर किया तो नहीं अलाउड है? नहीं करना चाहिए। कितना टाइम बाद? 2 घंटे कम से कम, ओके सर, थैंक यू। मिनिमम 2 आवर्स। ओके। खाना खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं करना है आपने। आधे घंटा तो कुछ भी नहीं करना है, आधा घंटा तो जस्ट बैठे रहिए, सिंपली खाना खा लीजिए, आराम से बैठ जाइए अपना, शांति से बैठे रहिए, कोई काम मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। हमारे यहाँ पे हम पुणे वाले, सदाशिवपेट वाले, हम लोग थोड़े से बदनाम है कुछ चीजों के लिए। उसमें से एक काम ये होता है हमारा कि दोपहर का जो समय होता है, दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, इन 3 घंटे आप पुणे वालों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बहुत बुरा माना जाता है ये। सर पैरालिसिस ठीक होता है क्या सर? पैरालिसिस ठीक हो सकता है? बिल्कुल। सवाल मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जनरल क्या होता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे सवाल आप लोगों को आएंगे, उसमें से एक नहीं, सवाल। उनका क्या हुआ सर? उनका फर्क आया? मैंने सुना नहीं ठीक से, वो नगर सेवक के माताजी है, हाँ, उनको फर्क आया क्या थोड़ा? या एब्सोल्युटली, वो अच्छा आप है। भी हैं, अच्छी खासी हैं, 6 साल से ज्यादा हो गया उनकी ट्रीटमेंट किए हुए हमें, और पूरे उनके सोसाइटी के रोज 4 चक्कर लगाती हैं वो, अच्छा है। और इतना क्योंकि ज्यादा। मेरे 4-5 पेशेंट है सर, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल भी हो गए, तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ, खाली पैसा और टाइम खर्चा हुआ। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, उन्होंने मसाज भी किया और नहीं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में मैं गए, यही बोल नहीं रहा हूँ फर्क। कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये ढूंढना है। जो लोग अच्छा, हाँ। वहां पे कर रहे हैं, हम्म, भी वो किसी हॉस्पिटल्स में वगैरह जाके करवा रहे हैं ना, वहां पे ये चीज हम्म, फाइंड आउट करना रह जा रहा है कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
तो आपको सिर्फ इतना ही ढूंढना होगा कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, और आपको पूरा उसका डिटेल सब मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक्यूप्रेशर से अच्छा कुछ नहीं है अगर आप उसको ढूंढने जाएंगे तो। सर अभी फ्यूचर में हमको पैरालिसिस में ये थेरेपी आएगी ना? फ्यूचर में पैरालिसिस के लिए थेरेपी नहीं आएगी। पैरालिसिस हो गया, कोई भी बीमारी होगी, उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। आप यहाँ फिर उनको क्लिनिकल कुछ एक्यूप्रेशर हेल्प कर सीखने सकते हैं आए हैं, सब हम लोग? हुँ, क्लिनिकल एक्यूप्रेशर सीखने आए हैं। और क्लिनिकल एक्यूप्रेशर जब हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो चीजें कैसे ठीक होती हैं, कैसे इन चीजों को देखा जाता है और कैसे इन चीजों हुँ। को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो Excuse me, sir. Good afternoon. या गुड आफ्टरनून। सौदामिनी सर। हाँ बोलिए सौदामिनी जी। सर आज एक फ्रेंड ने कॉल किया, उसका लड़की को मल्टीपल सिरोसिस हुआ है सर। 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेकिन अभी तो उसका कंडीशन बहुत पैथेटिक है सर। मल्टीपल सेरोसिस हुआ हाँ यस सर। है बच्चे की? 23 सर, 23 ईयर्स सर। इतनी कम उम्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। अच्छा है तो उनसे केस स्टडी हम करवा सकते हैं, देख लेंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो एक बार केस स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे, तो उसके बाद बता पाएंगे कि क्या इशू हो सकता है। तो एक्सक्यूज मी सर, उसके लिए क्या करना है सर? अभी आपको क्या उसका केस स्टडी भेजना है सर? मुझे आप व्हाट्सएप पे ये कर दीजिएगा, मैं आपके ग्रुप में एक ये डाल देता हूँ, हाँ एक केस पेपर का सैंपल डाल देता हूँ। आप जब भी किसी भी ओके सर। पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हाँ वो इंफॉर्मेशंस आपके पास रहना ज़रूरी है। वो इतनी ओके आपके पास रहेगी तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ओके सर। ये मैं आपके ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा ये सारी डिटेल्स जो है ये आ गया आपके ग्रुप में, ये डिटेल्स जो है सारी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। ओके सर। चीज़ें हैं जो देखना पड़ता है आपको, सिर्फ डिटेल से नहीं समझ में आती है, कुछ पूछनी पड़ती है, कुछ करनी पड़ती है। कहाँ रहते हैं ये? वो अपने मेरे घर के पास ही रहते हैं सर, ऐसे एक 45 किलोमीटर आगे है सर। मतलब दूर है, इतना दूर है। सौदामिनी जी आप कहाँ से हैं? सॉरी माफी चाहता हूँ। केरला के है, ओके, केरला के है सर। केरला के लोगों को नॉर्मली ऐसे डिजीजेस होता नहीं है, मैंने बहुत कम सुने हैं, और उसमें भी बिल्कुल सर, ये भी मैंने भी ऐसे पहली बार सुन रही, इतना छोटी उम्र में ये डिसीज हाँ, होते हैं सर। पहला तो एक उम्र का हिस्सा है, दूसरा आपका केरल हो गया। तो हाँ पे जिस हिसाब से आपके यहाँ पे कोकोनट्स का यूज होता है खाने में लगाने में, बॉडी पे बिल्कुल मतलब एक्सटर्नली बिल्कुल इंटरनली यस यस। जिस तरह से यूज होता है, सो देयर आर मतलब ऑलमोस्ट कोई चांसेस नहीं है ऐसी चीजें होने का। लेकिन ये फिर भी क्यों होता है बता देता हूँ आपको। हमने हाँ बच्चों की हाँ। लाइफस्टाइल इतनी खतरनाक कर डाली है आज आज के इसमें। तो अगर ठंड के इसमें पैर आपके ठंडे पड़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है? अलग अलग रीजन है, मल्टीपल रीजन है। पैरों का ठंडा पड़ना या तलवों का ठंडा पड़ना, अत्यधिक ठंडा पड़ना, आप जैसे उनको आप मोजे पहन लो, आप उस पर गर्म ये कर लेते हैं, स्प्रे कर लेते हैं, और कुछ भी करने के बाद में भी अगर वहां पे आपके पैरों से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो उसके काफी सारे अलग अलग रीजन है, काफी अलग अलग उसके कारण है, रीजन है। उसमें से सबसे पहला एक ये होता है, और ये क्या होता है, देखिए ये सिम्टम है। अगर आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं, ठीक है, और आप उनको कितनी भी देर आप रजाई में लेके बैठिए, आप उसको काफी मतलब नॉर्मली आप पैर रजाई में डाल लो, कितने भी ठंडे पैर हो, विद इन आपके 5 to 10 मिनट्स आपके पैर वार्म हो जाते हैं। अगर फिर भी ये नहीं हो रहा है वहां पे, तो ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी है अंदर। ठीक है, आपकी बॉडी सिम्टम्स बताती है अंदर शुरू होने वाली
गड़बड़ियों की, और ये छोटी-छोटी गड़बड़ियाँ जो है, ये सिम्पटम्स होती है इन फ्यूचर आने वाली किसी भी एक बड़ी बीमारी की। तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है, जितने जल्दी आप सिम्पटम्स को समझते हैं, उतना जल्दी वो चीज़ आने के पहले ही आप उसको ठीक कर लेते हो। ठीक है? तो सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है? लैक ऑफ वाटर। शरीर में पानी कम पड़ रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। ठीक है? तो सिर्फ गर्मी में ही बॉडी डिहाइड्रेट होती है ऐसा नहीं। गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है और आप पानी नहीं पीते हो, तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, या आप जितना पानी पी रहे हो, उतना सफिशिएंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठंड में बॉडी डिहाइड्रेट होती है। ठंड में बॉडी डिहाइड्रेट कैसे होगी? लैक ऑफ वाटर, आप पानी ही नहीं पियोगे। क्यों नहीं पीते हैं? मल्टीपल रीज़न है। हो सकता है। हाँ, एक तो ठंड की वजह से आपको प्यास नहीं लगती है, बराबर है? दूसरी बात, ठंड की वजह से हमारा मोशन जो है, हमारा मोमेंट जो है, मूविंग स्पीड जो है, वो काफ़ी कम हो गई होती है। तो इसके वजह से ना पसीना आता है, ना पसीना आने वाले हम कोई काम करते हैं, और जब पसीना निकलेगा ही नहीं, तो प्यास लगेगी नहीं, हम पानी पिएँगे नहीं। ठीक है? तो फर्स्ट लैक ऑफ वाटर वाला जो ये है, और जब भी आपके बॉडी में लैक ऑफ वाटर होगा, ये जाएगा पैरों की तरफ, इसके लक्षण जाएंगे पैरों की तरफ, पैरों की तरफ उसका रिटेंशन के लिए नहीं होगा, वाटर रिटेंशन नहीं करेगी बॉडी, तो वहां पे जमा करना स्टार्ट कर देगी। कुछ लोगों को शायद इस इसमें हल्की सी वहां पे स्वेलिंग भी नजर आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होगी, कुछ हल्की स्वेलिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर ठंडे पड़ रहे हैं, चिल्ड पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है पानी के ऊपर। ठीक है? जब भी पीजिए, वार्म वाटर पीजिए, गुनगुना वाटर पीजिए, और पानी पीते रहिए, इवन ठंड है फिर भी। अब बहुत सारे लोग पानी इसलिए नहीं पीते हैं, सेकंड रीजन क्यों नहीं पीते हैं, जो पानी पीते ही यूरिनेशन के लिए जाना लगता है, या जैसे ही ठंड लगेगी, जैसे ही चिलिंग होगा थोड़ा, जैसे ठंड लगेगी, ठंडी हवा चल गई, हाथ को पैर को लग गया, तुरंत यूरिनेशन के लिए जाना लगता है। मतलब ये एक सोच होती है, और होता भी है, समटाइम्स हो जाता है कि आपको बहुत ठंड लगता है तो आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो भी ये ठंड लगेगी, तो भी आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो आप पीजिए चाहे मत पीजिए, आपको तो यूरिनेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। पानी अपना काम करते रहेगी, लेकिन अगर काम पानी कम पड़ेगा, तो आप काफ़ी सारे चीज़ों को न्योता दे रहे हैं, काफ़ी सारे अलग-अलग डिजीज़ेज़ को इन्विटेशन हो रहा है ये। सो बेटर वे है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रीज़न। सेकंड, बीपी के पेशेंट्स जो होते हैं, बीपी के पेशेंट्स को थोड़ा खासा इसका ध्यान रखना होता है कि ये क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसका। सॉरी। तो अगर आपको बीपी है, बीपी के इश्यू है, लो बीपी, हाई बीपी, कोई भी हो, बीपी के पेशेंट्स में पैरों का इम्पोर्टेंस होता है, एज़ वेल एज़ जैसे हम डायबिटिक पेशेंट्स में कहते हैं। ठीक है? तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, तो बीपी मॉनिटर करते रहिए आपका। ठीक है? अगर बीपी नहीं भी है आपको, तो भी मैं ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी कारण से इस समय पे हल्की सी ठंड में भी आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं, या कैसी भी ठंड है, आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जैसे हमने मोनिका जी को भी पूछा कि आप नहाने जाते हो और पैरों पे अगर गर्म पानी लेते हो और पैरों में अगर झुनझुनी आ रही है, नमनेस आ रहा है, झुनझुनी में तो नमनेस, एक वहाँ पे ऐसा अ, हल्की सी गुदगुदी जैसा होगा, जैसे किसी ने आपको हंसाने की कोशिश की हो, ऐसा हो, एक अलग सी फीलिंग आती है। तो वो जो नमनेस जैसा आएगा, वो जो झुनझुनी जैसे आएगी, ये भी काफी सारे सिम्टम्स बता रहा है अलग अलग। तो पहले अभी ठंड का उसमें पहला देखा हमने, आप पानी कम पी रहे हैं, तो दूसरा रीजन हो सकता है बीपी का। नहीं भी होगा आपको, तो शायद इन फ्यूचर होने की आशंका है, तो इस पे ध्यान रखिए, मॉनिटर कीजिए, बीपी को चेक करवाते रहिए। गर्मी से ज़्यादा ठंड में बीपी को मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे अगर हाई बीपी वाले भी हैं, तो भी प्लेंटी ऑफ वाटर पीते रहना है आपको, लो बीपी वाले हैं, तो भी प्लेंटी ऑफ वाटर पीते रहना है। ठीक है? दोनों को सँभालने का काम आपका पानी करता है। तो पानी की स्टीमिंग बॉडी में होते रहना ज़रूरी है। ठीक है? जब पानी अंदर जाएगा तभी स्टीम कर पाएगा, और तभी बीपी वगैरह आपका कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है थायराइड का। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड इश्यूज है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो इस केस में भी आपको
ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर थायराइड नहीं भी है आपको, हाइपो हो हाइपर हो डजंट मेक एनी सेंस, थायराइड थायराइड है। अगर थायराइड नहीं भी है आपको तो भी इन फ्यूचर जाके हो सकता है, माइट भी आप जाए आप टेस्ट कराए आपको थायराइड वहां पे नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं है, जरूरी नहीं थायराइड अभी हो आपको, ये मैं बता रहा हूँ ये सिम्टम है इन फ्यूचर में आने वाली बीमारियों का जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और जिनके अभी हो रहे हैं तो उनको ये भी देखना होगा कि ये इस वजह से भी हो सकता है, थायराइड वगैरह की वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं है बॉडी में, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना होगा, थोड़ा चलना फिरना होगा, थोड़ी पैरों की एक्सरसाइजेस करनी होगी आपको, ठीक है। ठंड का सीजन बहुत अच्छा सीजन होता है, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे आप, जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा पैरों की तरफ उतना अच्छा है। कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। और मॉर्निंग में सुबह की एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे फिलहाल एक प्रथा चली है 24/7 जिम्स वगैरह ये वो चालू होते हैं, हेल्थ सेंटर्स, आप कभी भी जाके कर सकते हो। दोपहर का समय एक्सरसाइज के लिए नहीं है, शाम का समय नहीं है, रात का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह मॉर्निंग में काफी अच्छा समय होता है, सुबह सूरज उगने तक, जब सूरज निकल रहा है बिफोर सनराइजिंग यू कैन डू वॉक और रन वगैरह आप कर सकते हो। और सूरज उगने के बाद अब आपके जो हम बोलते हैं वेट ट्रेनिंग्स वगैरह जैसी चीजें होती हैं जो आप जिम में या आप जो अखाड़े में जाके करते हो, जोर लगाना, बैठक लगाना, चीजों को उठाना, हम्म, तो जो वेट ट्रेनिंग जैसी चीजें या आप सूरज निकलने के बाद सुबह सुबह कर सकते हैं, ठीक है। 4 या 5 बजे का, 5 बजे का समय वेट ट्रेनिंग के लिए अच्छा होता है, 3-4 बजे का समय आपका जॉगिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए काफी अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन सबसे मेन जरूरी चीज है यहाँ पे। थर्ड है यहाँ पे आयंस को आपको देखते रहना है। अब एक चीज आप देखते हैं कि ये वो सीजन होता है जिस सीजन में सबसे ज्यादा आयंस वाली चीजें आपको मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा एग्जांपल है, सबसे ज्यादा आयन होता है आपके पालक में, और ये वो समय होता है ठंड का जिसमें पालक आपको बहुत अच्छी मिलती है। पालक पनीर नहीं, पालक पनीर नहीं खाना है प्लीज, पनीर नहीं खाना है। पनीर भी काफी सारे बड़ी बड़ी स्किन डिजीजेस का रीजन है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे हम। सो पालक की भाजी हो गई, ये काफी अच्छी होती है और ये इस सीजन का फूड होता है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिनमें से आपको आयंस मिलते हैं। नॉनवेज में खाता नहीं हूँ ना, नॉनवेज खाने की मैं सलाह देता हूँ, तो नॉनवेज के अलावा भी, ये फोटोग्राफ मैंने नहीं बनाया हुआ, गूगल पर से लिया हुआ है, तो इसमें अगर कुछ नॉनवेज दिखा है वो पार्ट हटा दीजिए साइड में। नॉनवेज के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिनमें से आपको अच्छा खासा आयरन मिलता है, ठीक है। उसको खाइए, आयरन कंट्रोल कीजिए, पैरों का ठंड जो है वो हट जाएगी। खाना पीना समय पे होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। खाने पीने का समय आपको यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, किस समय पे कब क्या खाना है ये भी बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन है, ये आगे चल के होने वाली चीजों का सिम्टम्स वाइज अगर देख रहे हैं तो आप। शुगर, शुगर पेशेंट है अगर आप, शुगर पेशेंट्स में वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन की काफी ज्यादा समस्याएं होती है। पैरों से रिलेटेड तो डेफिनेटली और ज्यादा होता है, पैरों में स्वेलिंग वगैरह आना, बाकी की चीजें। जैसे जैसे आपका शुगर पुराना होते जाएगा वैसे वैसे ये समस्याएं बढ़ते जाती है। कारण क्या है इसके पीछे? शुगर इसका बिल्कुल कारण नहीं, इसका कारण है शुगर के लिए जो भी आप दवाइयां लेते हैं, टाइप 1 टाइप 2 कोई भी हो, इंसुलिन विदाउट इंसुलिन हो, आप कैसे भी हो, आप अगर शुगर की मेडिसिन खा रहे हो तो ये मेडिसिन इतनी खतरनाक होती है कि आपके शरीर में के काफी सारे ऑर्गन्स को तो इफेक्ट करती ही है, काफी सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है, लेकिन सबसे पहले आपके ब्लड पे इफेक्ट करती है, आपके लीवर किडनी पे इफेक्ट करेगी, आपके पैर के जो लॉन्गेस्ट ये आपके एक्सटर्नल एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम्स पे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं ये, ब्लड सर्कुलेशन को वहां पे काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो वहां पे भी आपको स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है, मेडिसिन वगैरह की उस पर भी ध्यान देते रहिए। कोशिश हो तो एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट्स कीजिए, काफी अच्छे ट्रीटमेंट्स है जो डायबिटिक वगैरह को ये कर सकते
के बारे में देख लेते हैं कि हम इसका उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, उपचार कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने पॉइंट बताया आपको, पॉइंट कौन सा था आपका, केस 7 था। केस 7 पे क्या करना है, 7 पे रेड डॉट लगा लेना है आपको। केस 7 का लोकेशन कहाँ पे आता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। लोकेशन अच्छे से देख लीजिए, इसको रेगुलरली लगाइए। चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाना है। केस 7 जो है आपके मिडल फिंगर पे मिलेगा आपको। मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। इसको रोज लगाइए। ठीक है, जिनके पास मैग्नेट है वो केस 7 को टोन करके लगा सकते हैं। टोन करके कैसे लगाना है आपको पता है। जिनके पास मैग्नेट नहीं है या जिनको नहीं पता है टोन सीडेड कैसे किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ लगाना है हमें, हमारे मिडल फिंगर के पे, हमारी बीच वाली फिंगर पे लगाना है। टुवर्ड्स थंब नहीं, अवे फ्रॉम थंब लगाना है। अवे फ्रॉम थंब कहाँ लगाना है आपको, ये आपका ऊपर का जोड़ है, नाखून के पास वाला, नाखून से नीचे वाला बीच वाला जोड़ है ये। यहाँ पे आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे मार्किंग करना है ताकि अंडरस्टैंड कर सके आप। तो यहाँ पे इन दोनों डिस्टेंस का, आपके इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट का, दोनों डिस्टेंस का हाफ कर लीजिए। ठीक है, फिर इन दोनों डिस्टेंस का हाफ कर लीजिए। अब इस हाफ से इस लाइन की तरफ आना है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जिनको पता है वो डायरेक्टली लगा सकते हैं, जिनको नहीं पता है ध्यान से देख लीजिए। ये जो है ये है आपकी किडनी मेरिडियन। मुझे इस लाइन से मैं ठीक हॉरिजॉन्टली आऊंगा, ये जहाँ पे इसको क्रॉस करती है। ठीक है, ये हो गया मेरा K7 का पॉइंट। मैं यहाँ पे हाथ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। आपको हाथ पे नहीं लिखना है, हम सजेस्ट करते हैं कि बिल्कुल हाथ पे वगैरह नहीं लिखे आप। तो ये हो गया आपका K7 का पॉइंट। इसको दोनों हाथों पे करना है आपको इक्वली। ये है हमारा टोन, ये मैग्नेट लगाना है। सबको पता है मैग्नेट्स कैसे होता है। ये इस साइड से पीले रंग का होता है, एक साइड से सफेद रंग का होता है। तो सफेद वाला हिस्सा जो है आपको टेप को लगाना है और आफ्टर एप्लीकेशन ये व्हाइट विजिबल होना चाहिए। आफ्टर एप्लीकेशन लगाने के बाद व्हाइट विजिबल होना चाहिए। तो अब जहाँ पे ये K7 दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पे मैं इसको लगा लूँ। ठीक है, जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं इनको तो कंपलसरी आप लगाइए इसे, क्योंकि बुजुर्गों को ठंड में पैर ठंडे पड़ने की बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो ये उनको कंपलसरी लगाना है। आप चाहे तो इसके साथ K3 भी लगा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा होता है। लेकिन स्पेसिफिकली अभी हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पैरों के ठंडे पड़ने के बारे में, यहाँ पे आपको K7 लगाना। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप इसी की जगह मेथी सीड्स यूज कर सकते हैं। मेथी सीड्स हो गए घर में अगर, तो अगर वो भी नहीं है तो सबसे सिंपल तरीका है रेड कलर का स्केच पेन ले लीजिए। ठीक है, ये वाटर बेस्ड कलर स्केच पेन है, ये इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाते हैं आपको। मेरा ये काफी पुराना है इसलिए इस पर का कंपनी का नाम वगैरह हट चुका है। तो रेड कलर का लेना है आप। ठीक है, लाल कलर का स्केच पेन लीजिए और इस स्केच पेन से यहाँ पे आपको सिर्फ एक सर्कल बना लेना है। अभी यहाँ पे ब्लू मार्किंग्स वगैरह हो गई है मेरी, तो मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उसका लोकेशन कैसे है, कहाँ पे है। इसको निकालने के पहले फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे इसको लोकेट किया जाता है। आपके ये दोनों जॉइंट्स के बीच में हाफ करना है और फिर इन दोनों के बीच में आपको हाफ करना है। ठीक है, उस हाफ से हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ, यहाँ ये साइड लाइन है। अवे फ्रॉम थंब है, अंगूठे से बाहर की दिशा है। मिडल फिंगर पे अंगूठे से विरुद्ध दिशा में बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम थंब। ये है आपकी किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन पे आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इन दोनों जॉइंट्स का हाफ कर लीजिए
फिर इन दोनों का हाफ कर लीजिए। तो अब ये जहाँ पे हाफ आ रहा है, यहाँ पे आपका A7, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ड्रॉ करके फिर उसके पैरेलल में लेते हुए फिर यहाँ पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे वो नीले काले निशान नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ ताकि हम इसे डायरेक्टली लगाएं और लगाने से पहले वहां पे कोई कलर मेंशन ना हो। तो ये याद रखिएगा, जब आप कलर लगा रहे हैं इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, जितना निकलेगा उतना अच्छा है। ये हमारे पेन्स भी हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग ये होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए यूज कलर करते हैं हम, तो ये शायद जल्दी नहीं निकले। ठीक है, जितना निकल गया है इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। अब ये मैं क्या करूंगा, काफी हद तक निकल चुका है। लोकेशन मुझे पता है कहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ ये एक रेड कलर का डॉट लगा लूंगा। इतना करना है, A7 पे एक रेड कलर का डॉट कर लेना है। लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे भी ठीक उसी तरह लगा लूंगा मैं। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म होता है। दोनों का हाफ ले लिया, उन दोनों का हाफ ले लिया, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैंने ये एक रेड कलर का डॉट कर लिया। ठीक है, ये वाटर कलर बेस ही स्केच पेन यूज करना है, घर में अवेलेबल होते हैं, बच्चों के पास हो सकते हैं। इस तरह के कोई स्केच पेन्स होते हैं, वो वाला भी रेड कलर चलेगा, आपका कोई भी रेड कलर चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका A7 पे रेड डॉट। किस चीज के लिए हुआ ये, पैर जो आपके ठंडे पड़ रहे हैं उसके लिए। हाथों में भी फर्क पड़ जाएगा सर इससे? हैंड्स सर्कुलेशन से जो रहते हैं। रिलेटेड है तो डेफिनेटली ओके। फर्क पड़ेगा। तो इसको तो इतना लगाइए आप, ठीक है। इसके ओके। साथ में जिनको शरीर बहुत ठंडा लग रहा है ना, ठंड लग रही है, शरीर बहुत ठंडा लग रहा है, उनको क्या करना है, ये जो आप सर्वाइकल वाला आपका एरिया देखते हो, तो ये यस। जो यहाँ से जहाँ से आपका L7 खत्म, C7 खत्म होता है, थोरैसिक 1 स्टार्ट होता है, ये वाला जो जॉइंट है ऊपर का, उस जॉइंट के ठीक बीचों बीच वहां पे आपको ये रेड कलर का एक डॉट दे दीजिए। ठीक है, दोनों हाथों में करना है। तो जो ओके। बुजुर्ग होंगे आपके घर में उनको तो डेफिनेटली कीजिए, यहाँ पे भी एक रेड कलर लगाइए, यहाँ पे भी एक रेड कलर लगा के रखिए। तो ये तो ओवरऑल पूरे शरीर को गर्म रखेगा, तो उसमें आपके हाथ वगैरह भी हो गए। लेकिन स्पेसिफिकली पैरों का जो सिम्टम है वो बहुत स्पेशल चीज होती है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो उसके लिए ये सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट लगा के रखिए, और आप फील करोगे तुरंत आपको इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने लगाया है, पुणे में काफी ठंड है पिछले कुछ दिनों से, मैंने लगा लिया है और मुझे तुरंत मेरे नी से नीचे की तरफ अभी मुझे एक कुछ महसूस हो रहा है अंदर, जैसे अचानक कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वैसा कुछ महसूस हो रहा है। इसको यूज कीजिए आप चाहे तो अभी भी लगा के देख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है ये। सर ठीक है, मैं ये लगा हो ही गया। रही हूँ इससे जी। हाँ, ये पूरा ओवरऑल बॉडी के लिए लगाइए। ठीक है, मेजरमेंट्स ध्यान में रखिएगा, मेजरमेंट्स गलत नहीं होने चाहिए। आपके मेजरमेंट्स जितने एक्यूरेट रहेंगी उतने अच्छे से आपके पॉइंट्स काम करेगी। कहाँ पे आएगा, ठीक सेंटर लाइन पे आएगा। सेंटर लाइन पे इस जॉइंट पे, ये वाला आपका तो थंब का नीचे वाला जॉइंट है वहां पे। ठीक है, ये दोनों को जहाँ क्रॉस कर रहे एक दूसरे को, ठीक वो वाला सेंटर, यहाँ पे रेड कलर लगाइए, ये ओवरऑल बॉडी को आपके गर्म रखेगा। ये वाला दोनों पैरों के जॉइंट्स का लिए। हाफ, फिर उसका हाफ उस जगह पे आपको ये रेड डॉट लगा लेना। ठीक है, थैंक यू सर। एक थोड़ा बात बताता हूँ सर, 2 मिनट बताऊं क्या? और एक चीज आप सब लोगों को ध्यान से बताना चाहता हूँ, याद से बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स सीख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, तो ये यहाँ पे नेम्स वाइज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम नहीं सीखेंगे। फर्स्ट थिंग, ये पैरालिसिस की ट्रीटमेंट क्या है, या बीपी की ट्रीटमेंट क्या है, शुगर की ट्रीटमेंट क्या है, मैं इसके लिए आपको बुक्स भेज चुका हूँ। और जैसे आपको कुरियन मिल जाएगा, उसमें आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि उन सारे बुक्स में, उन सारी चीजों में ये पॉइंट्स आए कहाँ से, कैसे आए, कैसे इनको देखा जाता है, कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। आपको टेक्निक सीखनी है, हमें टेक्निक सीखनी है, हमें टेक्निक देखनी है कि हम कैसे सिलेक्शन करते हैं इन पॉइंट्स का और कैसे इनका एप्लीकेशन होता है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। पेशेंट्स आपके पास आएँगे, आपको पूछेंगे किन-किन बीमारियों को आप ट्रीट करते हैं। मैं एज़ अ थेरेपिस्ट आपने बिगिनिंग की है, स्टार्ट किया है, तो मैं आपको भी बता चुका हूँ कि ये सवाल आपके मन में भी उठेगा, लेकिन इसका एक ही जवाब है आपके लिए भी, पेशेंट्स के लिए। जो बीमारियाँ आपने सुनी हैं, उनके भी उपचार होते हैं, जो बीमारियाँ आपने नहीं सुनी अब तक, उनके भी उपचार होते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा और मैं चाहूँगा कि इसके बाद आप लोग मत मुझे पूछिएगा कि सर इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है क्या? एब्सोल्यूटली आप हर एक बीमारी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अभी जस्ट शुरू हुआ है। अभी आपने सिर्फ़ पानी में पैर रखा है। अभी ये बहुत लंबा समुंदर है और आप जितना तैरेंगे ना ऐसे अजीबो-गरीब किस्से, कहानियाँ, बीमारियाँ आपके सामने आएँगे पेशेंट्स के लेके कि आप सोचते बैठोगे और आप खुद ट्रीट करोगे विदाउट एनीवन्स हेल्प और तब आप बिलीव करोगे कि हाँ, इससे आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। ठीक है? तो ये वो सारे शंकाएँ मन से हटा दीजिए। हुँ? चलिए और किसी का कुछ था दिनेश जी का पैर क्या हो गया था? दिनेश जी का या इनका? किसी का तो एक मुड़ तो मैंने गया था सर मैसेज लिखा, पैर, पैर कुछ मुड़ हो गया गया था है, पैर। उसपे आप लोगों ने रिप्लाई किया था इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ कमेंट नहीं किया। नहीं सर, पैर लेकिन मुड़ पैर गया की था, दिक्कत हुई अब थी। दिनेश जी आपके काफी ही पैर की बेटर है। दिक्कत हुई है? जी, दर्द नहीं है अब, केवल सूजन रह गया है। आवाज़ नहीं आ पा रही दिनेश जी आपकी। दर्द नहीं है, केवल सूजन रह गया अब।